हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसवी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 का जो आपका संस्कृत का पेपर हुआ था, उसकी आज हम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने 2017, 18 और 18 का जो री पेपर हुआ था और 2019, इन सब का पेपर जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और 2022 का आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कल की क्लास में हम 2023 की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका जो संस्कृत का पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है। टोटल 25 मार्क्स का होता है, यानी 1 घंटे का पेपर होता है और 25 नंबर का आपका ये टोटल होता है। और सबसे पहला निर्देश हम देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप चार में से तीन ही करिए। यहाँ पे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी क्वेश्चंस करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सामने जितने अंक का वो क्वेश्चन है, यानी जितना प्रश्न है, वो सभी वहां पे जो है लिखा हुआ है। अगला है आपका निर्देश, देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी आपके 5 नंबर का बहुविकल्पी आता है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में, यानी आपका बहुविकल्पी होता है, अति लघु उत्तरीय होता है और आपका लघु उत्तरीय होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, छह संयुक्त रूप है, यानी जो छह है ये किससे मिलके बना हुआ है। आपको पता है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इसमें से जो छह है ये आपका किससे मिलके बना हुआ है। तो देखिएगा, क प्लस स से। एक चीज और यहाँ पे मतलब नोट करिएगा, ये जो स, ये हलंत लगा है, ये नहीं होगा। अगर ये होगा तो ये गलत हो जाएगा। आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है और दोनों में लगा हुआ है। ठीक, हलन सिर्फ क में होगा, यानी हलन का मतलब होता है कि ये आधा क है। आधा क प्लस पूरा स मिलके आपका छ बनाता है। ठीक है, तो एक बात और नोट, थोड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब कि डिस्कस कर लिया जाए, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे संस्कृत में बहुत वीक हैं, तो वो अगर हमारे द्वारा जो सीरीज चलाया गया है उस क्लास को बहुत अच्छे से कर ले, तो वो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। क्योंकि वहां पे जब आपको पढ़ाया गया है ना, तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया है। पहले बहुविकल्पी, फिर अति लघु उत्तरी, फिर आपका लघु उत्तरी। उसको पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर का पेपर कराया जा रहा है उसको कर लीजिए। आपका 25 में से 20 नंबर कंफर्म। ठीक। आपके सर ने कल संस्कृत के लिए एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जाके देखिए। उसमें आपको बताया जाएगा कि संस्कृत में पास होने के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, कम समय में कैसे क्या अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सारी चीजें वहां पे डिस्कस की गई है, आप वहां पे जाके जो है वो देख सकते हैं। चलिए, तो छह का संयुक्त रूप क्या है? क प्लस स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वादश शब्द बोधक है, यानी द्वादश। तो द्वादश शब्द का मतलब होता है आपका 12। द्वा यानी द्वा, 10 यानी 10 का मतलब 10 ही होता है। द्वा यानी दो, तो 10 और तो क्या हो गया आपका 12। द्वादश का अर्थ क्या होता है? 12। अगला क्वेश्चन है आपका, समक्ष शब्द में समास है। तो आपका जो समक्ष शब्द है इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। क्या समास है? आपका अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, यानी ऊपर जाना के लिए क्या होता है? उदगच्छत। उद यानी ऊपर और गच्छत मीन्स जाना। तो ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो होगी आपकी उदगच्छत। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं लकार। ठीक। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का या फिर समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लकार। ठीक। जैसे इंग्लिश में टेंस होता है ना, सेम वही आपका आपके संस्कृत में लकार है। लकार आपके 5 होते हैं, है ना? लट लकार, लिट लकार, भविष्य, सॉरी, लट लकार, लिट लकार
और आपका लंग लकार और विधि लिंग और आपका लोट लकार, 5 लकार होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लिंग के 3 प्रकार के नाम लिखिए। तो देखते चलेंगे, यहाँ पे आपका सॉल्व कराया गया है। तो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, लिंग के 3 प्रकार होते हैं, ठीक। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग और नपुंसक लिंग। यही भी एक चीज और देख लीजिएगा, अगर आपसे पुरुष पूछता है तो पुरुष भी आपका 3 होता है, ठीक। प्रथम पुरुष, आपका मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष, ठीक। क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग, नपुंसक लिंग। पुरुष आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यही पे अगर वचन की बात करें तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, ठीक है, द्विवचन, एक वचन, त्रिवचन और आपका बहुवचन, ठीक। यही पे आपको करा दिया जा रहा है, यही पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 पशु और 2 पंछियों के नाम लिखिए, ठीक। ये आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन है। 2 पशु और 2 पंछियों के नाम लिखना है, तो आप कोई भी पशु पक्षी के नाम लिख दीजिए, लेकिन हाँ, संस्कृत में लिखना है। किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। तो 2 पशु के नाम देख लेते हैं। वृषभ, ठीक। वृषभ मतलब क्या होता है? आपका बैल होता है, ठीक। और दूसरा है आपका धेनु। क्या होता है? धेनु। धेनु मतलब क्या होता है? गाय। तो ये आपके 2 पशु हो गए, वृषभ, धेनु, ठीक। आप मेषा भी लिख सकते हैं, भेड़, ठीक। बहुत सारे हैं। आप गर्दभ लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? गधा होता है। आप गजह लिख सकते हैं, जिसका मतलब हाथी होता है। आपको कोई भी 2 पशु का नाम याद हो, आप लिख सकते हैं। अब देखिए, 2 पंछियों का नाम लिखना है, तो 2 पंछियों का नाम, पहला हो गया आपका मयूर। मयूर मीन्स क्या होता है? मोर, ठीक। दूसरा हो गया आपका कपोतः। कपोतः का मतलब क्या होता है? कबूतर, ठीक है। 2 पशु के नाम हो गए वृषभ और धेनु, और 2 पंछियों के नाम हो गए आपके मयूर और कपोतः। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। तो यानी आपका फलेन जो शब्द है, कौन सी विभक्ति है और वचन ये बताना है। तो जो आपका फलेन है, फलेन शब्द है, ये तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे कि उनको शब्द रूप और धातु रूप याद हुआ कि नहीं। देखिए, आप सभी को पता है, यहाँ से ही आप देख लीजिए, 1 नंबर का यहाँ से बन रहा है, 1 नंबर यहाँ से बन रहा है। जब तक आप अच्छे से चीजों को याद नहीं करेंगे, तब तक आप संस्कृत में पास नहीं हो सकते, क्योंकि ये समझने वाली चीज नहीं है, ये रटने वाली चीज है। अच्छा, अब आप बताइए, अगर आपको जो है शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप कैसे अनुवाद बनाएंगे, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि फलेन शब्द जो है वो किस विभक्ति किस वचन में है, तो जब आपको याद ही नहीं रहेगा, आप लिखेंगे कैसे? यहाँ पे तो आप समझ के अपने से बना नहीं सकते हैं, कि इतिहास तो है नहीं कि आपने एक पढ़ लिया फिर आप अपने शब्दों में लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से पहाड़ा याद किया जाता है, उसी प्रकार से आपको धातु रूप और शब्द रूप याद करना होगा। तो फलेन शब्द जो है आपका, वो तृतीया विभक्ति एक वचन में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। यानी रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लिखना है। तो आपका जो रमा शब्द है, इसकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आपका रमाशु होगा। क्या होगा? रमाशु होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्त, वरानि बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। ये आपका एक नीति पीरक यानी एक वाक्य है, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ क्या है कि उठो, जागो और अच्छे मनुष्य या महान पुरुषों को जान लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछ रहा है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। तो देखिएगा, चाहिए के अर्थ में आपका विधि लिंग प्रयोग होता है। कौन सा होता है? विधि लिंग, ठीक। एक चीज और, लट लकार, जो 5 लकार होते हैं, लट लकार, ठीक। लट लकार जो है आपका, ये वर्तमान काल के लिए होता है,
किसके लिए होता है? आपके वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। आपका जो लिट लकार है, रिट लकार, ठीक, ये आपका भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। ये एग्जाम में पूछता है। आपका जो लंग लकार है वो भूतकाल के लिए होता है। लंग लकार आपके भूतकाल के लिए होता है, भूतकाल के लिए, ठीक। आपका विधि लिंग क्या होता है? ये आपका 3 हो गया। चौथा आपका जो चौथा है आपका विधि लिंग, विधि लिंग जो है आपका वो चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक, चाहिए के अर्थ में। और आपका जो पांचवा है लोट लकार, ये आज्ञा, लोट लकार जो है वो आज्ञार्थक शब्द के लिए, ठीक, कैसे शब्द के लिए? आज्ञार्थक शब्द के लिए। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। पांचों लकार याद कर लीजिए और कौन सा लकार किस काल के लिए प्रयोग होता है ये याद कर लीजिए। लट लकार आपके वर्तमान काल के लिए, ऋत लकार आपके भविष्य काल के लिए, लंग लकार आपके भूतकाल के लिए, और आपके विधि लिंग चाहिए के अर्थ में, और लोट लकार आपके आज्ञार्थक शब्द के लिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपका 2 नंबर का है। जो आपका लघु उत्तरी प्रश्न है वो आपका टोटल जो है 2 2 4 7 क्वेश्चन आते हैं और आपके 14 नंबर के, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उनका स्कोर यहीं से बनेगा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। मैं आपको यहाँ इन शॉर्ट समझा देती हूँ कि संस्कृत में जो बच्चे बहुत वीक हैं, जिनको बहुत डर लगता है, तो मैं उनको पास होने तक के लिए हिंट दे देती हूँ कि वो क्या क्या पढ़ ले, जैसा कि हर एक पेपर में मैं उनको बताती हूँ। तो 1 से लेके 20 तक की संस्कृत की संख्या को याद कर ले, ठीक। पशु पंछियों के नाम संस्कृत में, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, ठीक है, आसपास की वस्तुओं के नाम, इन सब चीजों को आप संस्कृत में याद कर लीजिए, ठीक है। तीसरा आप शब्द रूप याद कर लीजिए, शब्द रूप याद कर लीजिए। चौथा आपका धातु रूप याद कर लीजिए, ठीक है। इतना याद करने के बाद जो भी हमारे द्वारा चलाया गया है राजन सीरीज संस्कृत का, उसको बिल्कुल आप अच्छे से क्लास कर लीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको सारी क्लासेस फ्री में मिल जाएंगी, वहां से आप चीजें कर लीजिए। 1 हफ्ते में आपका सारा कवर हो जाएगा और 25 में 20 नंबर लाने की गारंटी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो 25 में से 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है, बट इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम सिर्फ आपको गाइडेंस कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बाकी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। चलिए तो देखते हैं 1 से 10 तक की जो संख्या है संस्कृत में नाम, उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, 1, ठीक है, द्वि, त्रि, चतुर, पंचम, षठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, ठीक। ये आपका क्या है? 1 से लेके 10 तक संस्कृत में नंबर है। कितना इजी है, 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। ये आपका संस्कृत पीडोलॉजी का क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगर आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपका 2 या 3 नंबर से हमेशा का हमेशा ये आपका पूछता है पीडोलॉजी। तो देखिएगा, संस्कृत शिक्षण की निम्न विधियां हैं आपकी: वार्तालाप विधि, ठीक, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र विधि और आपका प्रोजेक्ट विधि। 4 विधि है आपके, ठीक है। कौन कौन सी विधि है आपकी? वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र विधि और आपका प्रोजेक्ट विधि। तो देख लीजिएगा, पहले तो देख लीजिए कि आपका वार्तालाप विधि क्या होता है। भाषा को सीखने के 4 चरण होते हैं, यानी वार्तालाप विधि होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं वार्तालाप क्या होता है। तो वार्तालाप का मतलब ये होता है कि जब एक मतलब 2 पर्सन भी आपस में जो बातचीत करते हैं वही वार्तालाप होता है, यानी कि जो हम आपस में बातचीत करते हैं ना, वही वार्तालाप होता है, ठीक। तो भाषा को सीखने के 4 चरण होते हैं, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपकी कौशल हिंदी, ठीक है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, सुबोपाठ, ठीक, सुबोपाली। ये इसी सीक्वेंस में होता है। बच्चा पहले सुनना सीखता है,
फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। फिर से समझिएगा, ये आपके 4 कौशल होते हैं। सुबोपाली, सुबोपाली, ठीक, ये आपका एक ट्रिक है याद करने का। सुबोपली, ठीक, समझिएगा, सुबोपली है। ट्रिक है आपका सुबोपली। सु यानी सुनना, वो यानी बोलना, प यानी पढ़ना और ली यानी लिखना, ठीक है। ये आपके 4 कौशल है और इसी सीक्वेंस में रहते हैं। सु यानी पहले सुनता है बच्चा, फिर बच्चा बोलता है, फिर बच्चा पढ़ता है, फिर बच्चा लास्ट में लिखना सीखता है। इन्हीं के द्वारा बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाई और सिखाई जाती है। चलिए अब प्रश्नोत्तर विधि देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या है कि प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। देखिए प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि बच्चों से ही प्रश्न किया जाता है, ठीक, और जब वो उत्तर देते हैं ना, उसी के आधार पे उनसे फिर प्रश्न किया जाता है और उन्हीं से फिर उत्तर निकलवा लिया जाता है। ये आपका प्रश्नोत्तर विधि है। अगला है आपका चित्र विधि। तो चित्र विधि क्या है उसको समझिएगा। इस विधि में बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, यानी जो बच्चे होते हैं तो आपके मैप होता है, फिगर होता है या डायग्राम होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आपके फ्लावर का चित्र बना होता है, आपके जो है सब्जियों का चित्र बना होता है, फलों का चित्र बना होता है, फूलों का चित्र बना होता है ना। तो इस विधि में क्या होता है चित्र विधि में कि बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे केला का चित्र दिखाकर केला लिखना तथा बोलना सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला देख लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि क्या है। तो इस विधि में पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है, यानी प्रोजेक्ट विधि में क्या किया जाता है कि सबसे पहले अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जो समस्याएं होती हैं उसको लिया जाता है, जो प्रायः छात्रों द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और उसे पूर्ण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि बच्चों के द्वारा अधिगम में जो समस्याएं होती है ना, उन्हीं को पहले लिया जाता है और उन समस्याओं को बच्चों के द्वारा ही दूर किया जाता है, या फिर जो समस्याएं हैं उन्हीं के द्वारा हल किया जाता है और यही योजना आपकी प्रोजेक्ट विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा धातु क्या होता है। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। समझिएगा धातु क्या होता है। जैसे कि कोई भी क्रिया जो होता है, आप कोई भी कार्य जो करते हैं वो क्रिया होता है और जो क्रिया का मूल रूप होता है वही धातु होता है। जैसे कि जाना क्या है, एक क्रिया है। खाना क्या है, एक क्रिया है। पढ़ना क्या है, एक क्रिया है ना। तो ये सब क्रिया है और क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु होता है। जैसे मान लीजिए पढ़ना, ठीक, पढ़ना का मूल रूप क्या है, पठ है, तो यही पठ आपका क्या हो गया, धातु हो गया। तो संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु की संस्कृत शब्दों की निर्माण के लिए मूल तत्व है। संस्कृत का लगभग हर शब्द अंत में धातु के रूप में तोड़ा जा सकता है। जैसे क्रि, ज्ञ, युज, गम, भू, स्था, पठ आदि कुछ प्रमुख धातुएं हैं। इसको आगे हम समझेंगे। संस्कृत में समझ लीजिए, जैसे सम आपका क्या हो गया, संस्कृत आपकी सम धन क्री धन कतु से मिल के बना हुआ है, ठीक है। सम यानी उपसर्ग है, ये आपका सम जो है ये उपसर्ग है। क्री आपका धातु है और जो कतु है ये आपका प्रत्यय है, ठीक। धातु जो है आपका धा प्लस तीन से मिलके बना हुआ है। धा यानी धातु और तीन जो है आपका ये प्रत्यय है, ठीक। आई बात समझ में धातु क्या होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी जो आपकी संस्कृत भाषा है उसमें जो वर्णमाला है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है।
तो जिस तरीके से आपका हिंदी में बांटा गया है, सेम वही आपका संस्कृत में भी वही प्रोसेस है। ठीक, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है आपका स्वर व्यंजन, सॉरी स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा आपका विसर्ग है और चौथा आपका अनुस्वार है। ठीक, तो स्वर समझिएगा क्या होता है। तो जो वर्ण, ठीक, यानी जो वर्ण बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और संस्कृत में स्वरों की संख्या आपकी 13 होती है। ठीक, और स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर। चीजों को पहले समझिएगा। आपके स्वर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जीभ के आधार पे अलग होते हैं, होठ के आकार पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो वर्णमाला है उसको कितने भागों में बांटा गया है, स्वर क्या होता है, कितने होते हैं, इतना ही आपके सिलेबस में है। अभी आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका बाउंस करेगा, तो इस वजह से एग्जाम के जो है कोड, एग्जाम का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो स्वर क्या होता है? जो वर्ण बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं। अब कैसे? जैसे आपका ये छोटा अ है, ठीक, तो छोटा अ आपका, इसको लिखने के लिए आपको किसी और अन्य जो है वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, जैसे मान लीजिए क है, तो आपका जो क है ना, ये आपका इस तरीके से लिखा जाता है। यानी आपका जो व्यंजन है, व्यंजन को लिखने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आपका जो स्वर होता है ये स्वतंत्र होता है। स्वरों को लिखने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि जो वर्ण होते हैं वो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। आपके स्वरों की संख्या 13 होती है और आपके जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर। ठीक, चलिए अगला जो है दूसरा प्रकार है वो आपका व्यंजन है। तो जो वर्ण स्वयं उच्चारित ना होकर बल्कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके व्यंजन होते हैं वो उनको उच्चारित करने के लिए या उनको लिखने के लिए अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वही आपका व्यंजन कहलाता है। आपका जो व्यंजन होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं। तीसरा जो है आपका विसर्ग। तो विसर्ग क्या होता है? जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि में ह यानी शेष रह जाता है तो उसे विसर्ग कहते हैं। इसे इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कपोतः, क्या कपोतः, तो ये जो लगा है ना यही आपका विसर्ग है। अगला है आपका अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि म की रह जाती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि फलों का नाम आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो कोई भी फल जो आपको पसंद हो उनके नाम संस्कृत में याद कर लीजिए, आपको आसानी होगा। जैसे कि अब ऐसा नहीं कि आपको जो फल पसंद हो उसका नाम टफ हो तो आप उसको छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए। मतलब कि कहने का मतलब है कोई 4 फल याद कर लीजिए। जैसे कि सेवम, ठीक, सेब को संस्कृत में बोलते हैं सेवम। आपको जामुन को बोलते हैं जम्बू, अंगूर को बोलते हैं द्राक्षा, ककड़ी को बोलते हैं करकटिका, केला को बोलते हैं कदली फलम, बैर को बोलते हैं बदरी फलम। ठीक है, तो आप कुछ भी, आप कोई भी आप फलों के नाम याद कर सकते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें पूछ रहा है कि संस्कृत शिक्षण में, ठीक, संस्कृत शिक्षण में ऑडियो और वीडियो क्लिप का महत्व क्या है, यही बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है कि संस्कृत शिक्षण में ऑडियो और वीडियो क्लिप का महत्व पूछ रहा है। तो पहला महत्व देखते हैं, इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। सबसे पहले समझिए ऑडियो और वीडियो क्लिप होता क्या है। आपको पता है आज आज जो है हमारी शिक्षा में कितना ज्यादा नवाचार हो गया है कि बच्चों को बाई ऑडियो यानी कि
वीडियो दिखा के, ऑडियो के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जो आपका वीडियो है या ऑडियो है, इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ी बुक जो होती है ना, उसको भी आप एक ऑडियो में छोटे रूप में संग्रहित करके रख सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आपके ऑडियो या वीडियो में बहुत बड़ी लाइब्रेरी को आप एक छोटे से पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं। ठीक। और आपके ऑडियो और वीडियो में जो स्टोरेज होती है, जो भंडारण होता है, उसमें बहुत कम स्थान चाहिए होती है। लाइब्रेरी जब आपकी होती थी तो पूरी की पूरी आपकी एक रूम भरा हुआ होता था, लेकिन अगर आप वही जो है ऑडियो और वीडियो के रूप में अगर स्टोरेज करेंगे तो उसके लिए बहुत कम स्थान लगता है। ठीक। आपकी यह सस्ती पड़ती है जब बहुत अधिक संख्या में बनाई जाए। अगला है, सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। ऑडियो और वीडियो क्लिप के जरिए बच्चों की उत्पादकता, यानी जो बच्चा सीखना चाहता है उसकी भी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया है संस्कृत में अनुवाद करना है। क्या है? संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बालक हंसता है, बालक जो है क्या है, एक बालक की बात हो रही है, तो आपका प्रथम आपका एक वचन है, तो बालक का क्या हो जाएगा? बालकः हो जाएगा। हंसता है आपका क्या है? वर्तमान काल है, यानी लट लकार है, तो क्या हो जाएगा? हसति हो जाएगा। बालकः हसति। ठीक। चलिए अगला है आपका, शीला ने पुस्तक पढ़ी। ठीक। तो शीला ने पुस्तक पढ़ी, शीला पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम। अब पढ़ी देखिए क्या है, ये भूतकाल है, तो भूतकाल के लिए लंग लकार प्रयोग होता है, और लंग लकार किस तरह चलता है? अपठत अपठिताम अपठित। ठीक। तो शीला ने पुस्तक पढ़ी, तो शीला पुस्तकम अपठत। ठीक। अगला है आपका, पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, यहाँ पंचमी विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा? पत्ते का पत्राणि, गिरना का होता है पतंती, तो पत्राणि पतंती। अगला है आपका, बंदर दौड़ेंगे। बंदर का होता है बानरः, दौड़ना का होता है धावम, तो बानरः धावम। ये चीजें हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप 2 नंबर का हमेशा संस्कृत में अनुवाद पूछता है, संस्कृत में अनुवाद आपका हमेशा 2 नंबर का पूछता है। संस्कृत का अनुवाद तभी आप कर पाएंगे जब आपको धातु रूप का ज्ञान होगा, शब्द रूप का ज्ञान होगा, और आपके जो है कारक कारक जो होता है ना, विभक्ति जो होता है, इनका ज्ञान होगा, तभी आप जो है अनुवाद कर पाएंगे। तो ये था आज 2022 का पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। और क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाए। तो चलिए मिलते हैं कल के पेपर के साथ, जो कि कल का पेपर 2023 का पेपर होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे फिर। ओके, थैंक यू।